नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफ नाडिल के बारे में और इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनकी फेमस बुक, इनके विचार, इन्होंने क्या सोसाइटी को लेके अपने विचार दिए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इनका पूरा नाम है सिगफ्रायड फ्रेडरिक नाडिल। इनका जन्म 1903 और मृत्यु 1956 में हुई थी। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में जन्मे एक प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री मीन्स सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक संगीत नृविज्ञानी ये थे। अगर हम बात करें इनकी रुचि की, तो इनकी गहरी रुचि अफ्रीका के समाजों और संस्कृतियों में रही। मीन्स अफ्रीका में जो नूपे जनजाति है, नाइजीरिया, मेनली नाइजीरिया में जो नूपे जनजाति है, उनके बारे में, उनकी सोसाइटी कैसे काम करती है, उनकी सोसाइटी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ पे रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी की। क्यों? क्योंकि इनकी गहरी रुचि ही स्पेशली अफ्रीका के समाजों और संस्कृतियों में रही थी। अगर हम बात करें इनके फील्ड की, इनके क्षेत्र की, तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्लस पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इनके आपने कई सारे कोटेशन सुने होंगे और सोशल स्ट्रक्चर को लेकर एसएफ नाडिल के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेनली इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी प्लस रिलीजन एंड सोशल स्ट्रक्चर पे काम किया है। अगर हम बात करें इनकी फेमस बुक्स की, 3 मेनली फेमस बुक हैं, जिनमें से एक इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो पहली बुक इनकी है अ ब्लैक बाइजेंटियम द किंगडम ऑफ नूपे इन नाइजीरिया, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। और इस बुक में मेनली इन्होंने अफ्रीका की राजनीतिक व्यवस्था की जटिलता को उजागर किया है। मीन्स वहाँ पे राजनीति किस प्रकार काम करती है, वहाँ पे किस किस तरह की जटिलता देखने को मिलती है। मतलब ईजी नहीं है, सिंपल नहीं है चीज़ें, जितना आपको लगता है कि ट्राइबल सोसाइटी का लाइफस्टाइल या वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। नहीं, इन्होंने वहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में इस बुक में बात करी है। और सेकेंड बुक है नूपे रिलीजन, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में इन्होंने यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति के बारे में बात करी थी, अच्छे से इसका विश्लेषण किया था। और थर्ड बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मेनली ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो थ्योरी है सोशल स्ट्रक्चर की, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। और एसएफ नाडिल को अगर आप याद रख रहे हो तो उनका नाम सोशल स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रहता है। तो इनकी जो सोशल स्ट्रक्चर की थ्योरी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर बाकी की इन 2 बुक में इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं एसएफ नाडिल के मेजर कंट्रीब्यूशन की, यानी उन्होंने प्रमुख योगदान कौन कौन से दिए हैं सोशियोलॉजी के क्षेत्र में, तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया जो समाज की संरचना है वो कैसे निर्मित होती है। कई सारे विचारकों का कहना है कि समाज की संरचना संस्थाओं या नियमों द्वारा निर्मित होती है, बट इन्होंने कहा कि समाज की संरचना केवल संस्थाओं या नियमों से नहीं बल्कि सामाजिक भूमिकाओं और संबंधों से बनती है। मीन्स जब आप बात कर रहे हो सोशल स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे केवल इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बात होती है भूमिकाओं और उनके बीच के संबंधों की। मतलब यदि किसी व्यक्ति की भूमिका एक टीचर की है, ठीक है, और उसके स्टूडेंट की जो भूमिका है, उन दोनों के बीच का संबंध कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल को समाज का एक छोटा रूप समझो। तो स्कूल्स में क्या है, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लर्क, प्यून, बहुत सारे लोग होते हैं। ये स्कूल में लोगों की विभिन्न भूमिकाएं हैं। अब प्रिंसिपल्स का काम क्या होता है, निगरानी करना। टीचर्स का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना। स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, पढ़ना। तो ये जो भूमिकाएं हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उन अपेक्षित व्यवहार का जब पालन होता है तो ना ये ठीक तरह से स्कूल का स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक इसी तरह सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के पद हैं, उन पद पे उनकी भूमिकाएं हैं। भूमिकाओं का तात्पर्य क्या होता है, किसी पद पे रहते हुए व्यक्ति द्वारा की जाने वाली अपेक्षित व्यवहार या क्रियाएं। तो
अगर कोई सरकार के पद पे है या सरकारी कर्मचारी के पद पे है या कोई व्यापारी है या कोई बिजनेसमैन है या कोई क्लर्क है, ये अपने पद पे रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और आपस में तालमेल बैठाते हैं, तो फिर सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर काम करता है। मीन्स सोसाइटी को एसएफ नाडेल एक ढांचे या एक बनावट या एक आकृति के रूप में नहीं देखते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर कोई भौतिक चीज़ नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक अभ्यासित तरीके हैं, एक पैटर्न है जो समाज के व्यवहार में दिखाई देता है। और किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। जो भूमिकाएं हैं सोसाइटी में लोगों की, उनके द्वारा जो उनके व्यवहार किए जाते हैं, उनके बीच जो संबंध है, एक संगठित जो व्यवस्था है संबंधों की, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू एसएफ नाडेल। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, समाज केवल ढांचा नहीं है, मतलब ये भौतिक चीज़ नहीं है या मूर्त चीज़ की बात नहीं हो रही है कि एक शेप आपने रख लिया, आप बोल रहे हो कि हाँ सोसाइटी ऐसी है या वैसी है या लोगों का समूह है। नहीं, स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे सिर्फ ढांचे के रूप में या बनावट या स्वरूप के बारे में नहीं हो रही है। वहाँ पे बात हो रही है व्यक्तियों की सक्रिय भूमिका के बारे में। और जब हम सक्रिय भूमिका की बात करते हैं तो मीन्स उनके व्यवहार के तरीके, उनके आदत, और ये जो चीज़ें होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। यानी समाज केवल मूर्त या भौतिक चीज़ नहीं है, वो एक अमूर्त ढांचा है जो कि लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के बीच में जो रिलेशन है उससे बना हुआ है। और इन्होंने बोला था कि सामाजिक संरचना को समझने के लिए 3 पहलुओं पर जोर देना आवश्यक है। पहला, भूमिका के बारे में हमने बात कर ली। हर व्यक्ति की सामाजिक भूमिका होती है। भूमिका मीन्स स्टेटस एंड रोल्स वाले वीडियो में हमने बात करी थी। भूमिकाएं अपेक्षित व्यवहार होते हैं किसी पद की। एक तो आपका पद हो गया, मैनेजर, क्लर्क, टीचर, डॉक्टर। इन पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा कुछ अपेक्षित व्यवहार किए जाते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, एक पर्सन का क्या रोल होता है। बीइंग अ टीचर, उसे किस तरह के व्यवहार करने चाहिए। तो ये जो व्यवहार करने का तरीका है उसे हम भूमिका कहते हैं। तो हर व्यक्ति की सामाजिक भूमिका होती है। एक टीचर की अलग भूमिका होगी, एक प्रिंसिपल की अलग, एक स्टूडेंट की अलग। स्टूडेंट की भूमिका क्या होती है? अपने टीचर्स की आज्ञाओं का पालन करना, उनके द्वारा बताए गए तरीकों से पढ़ाई करना, जिससे कि उनका शिक्षा दीक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ठीक। और प्रिंसिपल का काम क्या होता है? पूरे स्कूल व्यवस्था को मैनेज करना, उसको देखना कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, टीचर्स अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं कि नहीं। और सेकंड चीज़ है नियम या मानदंड। ये बताते हैं कि किसी भूमिका को कैसे निभाना है। मतलब हर भूमिका में रूल्स रेगुलेशन होने आवश्यक हैं कि बीइंग अ टीचर आपको अनुशासन भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, अपने सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज भी रखना है। तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, किन किन तरीके से आपको काम करना है, वो सिखाते हैं नियम और मानदंड। थर्ड पहलू क्या है? रिलेशंस, संबंध। विभिन्न भूमिकाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। टीचर्स किस तरह प्रिंसिपल से जुड़े हैं, किस तरह स्टूडेंट से जुड़े हैं, प्रिंसिपल किस तरह टीचर से जुड़ा है, स्टूडेंट से जुड़ा है, एंड अदर जो स्कूल्स में काम करते हैं, चाहे वो प्यून हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट के हेड हों, उनके साथ किस तरह मैनेज करना है, उनका संबंध। और ये सब अगर आपसी संबंध को सही तरीके से निभा रहे हैं तो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो सही से काम करेगा। ठीक। मीन्स स्ट्रक्चर भी व्यवस्थित संबंध के जरिए बनता है। तो जब हम स्कूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे विभिन्न भूमिकाओं के बीच कैसा संबंध है। अगर संबंध व्यवस्थित तरीके से मेंटेन हो रहा है तो वो स्कूल का स्ट्रक्चर सही से प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर वहाँ पे कोई भी अपनी भूमिकाओं को सही से निर्वहन नहीं कर रहा है या उनके बीच में संबंध स्थापित करने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी। और व्यवस्था जब बिगड़ेगी तो वो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नहीं काम करेगा। ठीक उसी तरह सोसाइटी में भी विभिन्न जो भूमिकाएं हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो बताते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर मीन्स व्यवस्थित संबंध, और ये जो व्यवस्थित संबंध होते हैं वो चलते हैं भूमिकाओं के जरिए। इसीलिए जब भी आप एसएफ नाडेल के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली है भूमिका, दूसरा है नियम मानदंड, एंड थर्ड है रिलेशन। और ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लिखा है कि समाज की संरचना केवल संस्थाओं या नियमों से नहीं बल्कि सामाजिक भूमिकाओं और संबंधों से बनती है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है और इन भूमिकाओं के बीच जो संबंध है वो कितने अच्छे से बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों को कैसे लोग मेंटेन कर रहे हैं, और उस मेंटेन करने के ही द्वारा संरचना बनती है किसकी? सोसाइटी की।
फॉर एग्जाम्पल सोशल इंस्टीट्यूशन में आप देखते हो फैमिली को रखा जाता है। फैमिली का एग्जाम्पल हम लेते हैं। फैमिली में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। माँ की अलग भूमिका है, पिता की अलग, बच्चों की अलग। माता की अगर आप बात करो तो उन्हें देखभाल करनी है घर की और सारी चीज़ों में समन्वय बना के रखने का कार्य होता है। पिता की जिम्मेदारी होती है अर्थ से संबंधित फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करना, वो किसका काम होता है? फादर का। और बच्चों से क्या उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई करें प्लस अपने बड़ों का आज्ञा पालन करें। अगर पिता अपना काम ना करे, वो घर की जिम्मेदारी ना उठाए, उनका भरण पोषण सही तरीके से ना कर पाए, तो क्या परिवार का जो एक स्ट्रक्चर है वो सही से काम करेगा? परिवार का जो ढांचा है वो ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और उनको प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करना है। माँ अगर बच्चों की देख रेख ना करे, घर गृहस्थी की चीज़ों को सही से ना संभाले, तो क्या वो घर व्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं एसएफ नाडेल कि जब आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संस्थाएं नहीं, संस्थाओं में रहने वाले व्यक्ति, यानी समाज जो है व्यक्तियों से निर्मित हो रहा है ना, तो व्यक्ति जो हैं उनकी जो भूमिकाएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर में। संस्थाएं तो आपने बना दी, एजुकेशन, फैमिली, लॉ, हॉस्पिटल, रिलीजन, बट इनको चलाने वाले जो लोग हैं क्या वो आपस में सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, और एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे पता चलेगा कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कितना प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हमने इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन यानी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक के बारे में बात कर ली है। और अब हम बात करते हैं इनकी एक और फेमस बुक के बारे में, जो कि है अ ब्लैक बेंजाइंटियम द किंगडम ऑफ नूपे इन नाइजीरिया, जो कि 1942 में आई थी। अगर हम बात करें अ ब्लैक बेंजाइंटियम की, तो इसमें इन्होंने अफ्रीका के एक राज्य, कौन से राज्य? नूपे समाज का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अध्ययन किया था। मीन्स नाइजीरिया में ये जो नूपे प्रिमिटिव सोसाइटी है, आदिम समाज है, वो किस तरह अपने समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बना के रखता है। देखो मुख्य उद्देश्य क्या था इस बुक का? ये समझना कि जो अफ्रीकी समाज है वो आदिम समाज नहीं, बल्कि उसमें क्या है? जटिल राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था होती है। जनरली क्या बोला जाता है? आदिम समाज काफ़ी सरल समाज होते हैं, वहाँ की व्यवस्था या वहाँ का सिस्टम बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। बट जब एसएफ नाडेल ने नाइजीरिया के नूबे जनजातियों के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने पाया क्या कि ये बहुत सरल आदिम समाज जैसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? एक जटिल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, जहाँ पे लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। राज्य व्यवस्था, स्टेट सिस्टम की झलक दिखाई देती है। अगर हम बात करें इसके नाम की, कि इन्होंने नाइजीरिया के नूबे जनजातियों के बारे में ये जो बुक प्रकाशित की, उसे ब्लैक बेंजाइंटियम नाम क्यों दिया? देखो ये जो बेंजाइंटियम नाम है, ये बेंजाइंटियम एम्पायर यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य की ही तरह संगठित, शक्तिशाली और जटिल है। इसी कारण इन्होंने किंगडम ऑफ नूपे इन नाइजीरिया बुक को अ ब्लैक बेंजाइंटियम कहा। बेंजाइंटियम यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात हो रही है, बट जब आप ब्लैक बेंजाइंटियम की बात करते हो, चूंकि बात यहाँ पे अफ्रीका की हो रही है, तो इसलिए इसका नाम अ ब्लैक बेंजाइंटियम रखा गया। ये राज्य यूरोप के बेंजाइंटियम समाज की तरह ही यूरोपियन रोमन साम्राज्य के ही सारे गुणों को रखता था। जटिल, संगठित, शक्तिशाली और प्रशासनिक दृष्टि से विकसित, जैसे कि यूरोपियन साम्राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे। बट यूरोपियन समाज को लगता था कि उन्हीं की सोसाइटी ज़्यादा विकसित है, बाकी सब तो बहुत पिछड़े हुए हैं। बट जब एसएफ नाडेल ने नूपे जनजातियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया नहीं, सिर्फ यूरोपियन नहीं, उसके साथ साथ अफ्रीका के भी समूहों में, समुदायों में, या चाहे वो आदिम समाज ही क्यों ना हो, वो उसी तरह की व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ पे भी यूरोपीय समाज की तरह ही संगठित, शक्तिशाली और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है, ये जिस प्रकार यूरोप में चीज़ें काम कर रही थी। अगर इस बुक की हम मुख्य बातों को समझें तो मुख्य रूप से आप 4 भागों में बांट के इसे समझ सकते हो। पहला है राजनीतिक संगठन किस तरह काम करता था नूपे जनजातियों में। दूसरी चीज़ है सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी हुई थी या सामाजिक संरचना कैसी थी। थर्ड पॉइंट है आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती थी। और फोर्थ है रिलीजन,
ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती थी। सबसे ऊपर राजा है, मीन्स किंग, उनके नीचे है प्रशासनिक अधिकारी जो राजा की मदद करते थे किसी भी निर्णय को लेने में या किसी भी प्रकार के बात विवाद को समझने या उसका हल निकालने में। और सबसे नीचे आती थी जनता, आम जनता, जो इनके बातों को मानती थी या जिसे आप निम्न स्तर बोल सकते हो। तो 3 स्तर हो गए, पहला है उच्च स्तर, दूसरा है मध्यम स्तर, तीसरा है निम्न स्तर जिसमें जनता आती है। और मध्यम स्तर पे राजा को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए मुख्य अधिकारी, मंत्री परिषद, स्थानीय प्रमुख, इस तरह के लोग आते थे। जैसे हम लोग यहाँ हैं, गवर्नमेंट है, तो एक हमारा लीडर है और उनके नीचे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके बाद राज्यों के सीएम का पद होता है और उन राज्यों में काम करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के अलग वहाँ के लोकल हेड होते हैं। तो मेनली आप बात कर रहे हो जब पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या है, हायरार्की देखने को मिलती है, पदानुक्रम देखने को मिलता है। ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। या जैसे हमारे यहाँ होते थे राजाओं के समय में, राजशाही की सबसे ऊपर राजा है और उनके अंडर में उनके मंत्री परिषद वगैरह काम करने वाले, लोकल एरिया के चीफ हेड, और बाकी उसके नीचे हैं आम जनता जिनकी समस्याओं को सुलझाने का काम ये लोग करते हैं। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो एक राजा के ही अधीन पूरी प्रशासन व्यवस्था है। मतलब सत्ता केवल और केवल राजा के पास नहीं थी, बल्कि किसके पास थी, राजनीतिक जिम्मेदारियां कई स्तरों में बटी हुई थी। मध्यम स्तर के जो लोग थे उनमें भी ये जिम्मेदारियां बटी हुई थी कि किस तरह से व्यवस्था चलाई जाएगी, किस तरह से सभी कार्यों को किया जाएगा, योजनाएं लागू करनी है या लोगों की भलाई के लिए काम करना है या अपनी राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। तो वो सारी चीज़ें कई स्तरों में विभिन्न लोगों में बटे हुए थे। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि नूपे जनजातियों में राज्य व्यवस्था विकसित और सुव्यवस्थित थी। सेकेंड पॉइंट क्या था, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखो, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था कि समाज जो है वो कई जातीय और व्यवसायिक समूहों में बटा हुआ था। जिस प्रकार हम लोग के यहाँ वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, बाद में इस चीज़ को जाति पर आधारित मान लिया गया, बट वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि नूपे जनजातियों में किसान, लोहार, व्यापारी, कारीगर, इस तरह से लोग जातीय और व्यवसायिक समूहों में बटे हुए थे। और अगर हम बात करें वहाँ के सोशल सिस्टम में या सोशल स्ट्रक्चर में विवाह, उत्तराधिकार या पारिवारिक संबंध को लेके किस तरह के विचार थे, तो वहाँ पे भी नियमों से ये सारी चीज़ें बंधी हुई थी। हर समूह की कुछ निर्धारित सामाजिक भूमिका थी। क्यों? क्योंकि वो समाज के सदस्य हैं, सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं, तो हर समूह का अपना जो एक सोशल रोल होता है वो उन्हें निभाना होता था। तो सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उनका बना हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि नूपे जनजाति ट्राइबल नहीं बल्कि स्टेट सोसाइटी था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि था आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम देखें, तो नूपे जनजातीय में कृषि मुख्य पेशा था लोगों का, क्योंकि जनजातीय समूह है, भारत भी कृषि प्रधान देश रहा है, अभी भी है, तो वो जनजातीय समाज है तो कृषि प्रधान रहेगा ही, वहाँ पे कृषि पेशा मुख्य था लोगों का। सेकंड, वहाँ पे करेंसी, मुद्रा प्लस कर प्रणाली भी थी, टैक्स सिस्टम वहाँ पे चलते थे, करेंसी चलती थी, और जो व्यापार है वो भी काफ़ी विकसित था लोकल लेवल पे, और बाहरी स्तर पे भी व्यापार की जो व्यवस्था थी वो विकसित थी। इवन उत्पादन और वितरण में भी प्रशासनिक नियंत्रण था कि कितना उत्पादन हो रहा है, वितरण उसका किस प्रकार होगा। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, आर्थिक रूप से उन्नत और नियंत्रित प्रणाली वाला राज्य था। कौन सा राज्य? नूपे। अगर हम बात करें वहाँ की धार्मिक व्यवस्था की, तो धर्म जो है वो सामाजिक एकता को बनाए रखता था, सोशल यूनिटी बनाए रखने का एक साधन था धर्म। अगर राजा भी शासन कर रहा है तो वो भी धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों, आस्था वगैरह द्वारा ही कार्य करता था। राजा को धार्मिक वैधता प्राप्त थी, लोग देवताओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में, रीति रिवाज, परंपराओं में मानते थे। तो मेनली वहाँ का जो राज्य था वो धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। इन शॉर्ट, धर्म ने राजनीति को शक्ति प्रदान की और साथ ही समाज को जोड़े रखा। और अगर हम बात करें नेतृत्व और सत्ता की, तो राजा की शक्ति केवल बल पर आधारित नहीं होती थी, बल्कि वो धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित थी। मीन्स धर्म के अकॉर्डिंग, परंपरा के अकॉर्डिंग एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, उसे किस तरह के निर्णय लेने चाहिए, इन सारी चीज़ों के आधार पे
नेतृत्व या लीडरशिप को देखा जाता था। ऐसा नहीं कि यदि वो राजा है तो उसे कुछ भी करने का अधिकार है, नहीं, उसके कुछ कर्तव्य हैं, उसके कुछ निर्णय लेने के तरीके हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका निष्कर्ष क्या था कि नेतृत्व केवल ताकत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मान्यताओं और भूमिकाओं पर आधारित होता है। सामाजिक मान्यताएं अर्थात धर्म से संबंधित जो उनके रीति रिवाज, परंपराएं हैं, व्यवस्था है या विचार है, विश्वास है, उन पर आधारित होता था। और उन्होंने नेतृत्व को 3 स्तर पे देखा। पहला, व्यक्तिगत गुण, जो भी नेतृत्व करने वाला है उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं, जैसे साहस, बुद्धि, संगठन की क्षमता क्या उसमें है। अगर कोई लीडर बन रहा है तो उसके अंदर लीडरशिप के गुण हैं, वो लीड कर पाएगा हमारी सोसाइटी को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड पॉइंट है भूमिका, समाज में उस नेता की औपचारिक स्थिति कैसी है, उसे किस तरह का रोल अदा करना है, वो अपनी भूमिका को सही से निर्वहन कर पाएगा कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड है वैधता, मतलब लोग क्यों उस नेता को मानते हैं और उसका आदेश मानते हैं। मीन्स सिर्फ नेता हो जाने से लोग उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसके प्रति लोगों में सम्मान है, लोगों ने उसे वैध माना है, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो उनकी सामाजिक मान्यताओं और भूमिकाओं पर आधारित होती है। तो ये 3 चीज़ें या 3 स्तरों पे हम नेतृत्व को समझ सकते हैं। और नाडेल ने अफ्रीकी समाज, खासकर किसमें, नूपे में नेतृत्व का भी गहन अध्ययन किया था। तो एसएफ नाडेल ने इस बुक के ज़रिए ये बताया कि जो अफ्रीकी सोसाइटी है या अफ्रीकी जो समाज है, वो भी अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वो भी एक स्टेट सिस्टम हो सकता है। और अगर हम बात करें इनके तीसरे फेमस बुक की, नूपे रिलीजन, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी, तो इसमें इन्होंने नूपे जनजातियों में जो रिलीजन है उसके बारे में गहन अध्ययन किया था। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ समझ ही लिया है कि धर्म जो है सामाजिक एकता और नैतिक व्यवस्था बनाए रखने का साधन था, और उसी धर्म के ज़रिए ही उनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था भी चल रही थी या उन्हें वो मजबूती प्रदान करता था। तो नूपे समाज में धार्मिक मान्यताएं केवल आस्था का विषय नहीं थी, वो उनकी सोसाइटी को चलाने में हेल्प करती थी, चाहे वो उनका राजनीतिक संगठन हो या उनकी सामाजिक व्यवस्था हो, इन सबको मजबूत करने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान था। इनके अनुसार धर्म समाज में नियमों और नैतिकता को कायम रखने का माध्यम है। जैसे हमारे रिलीजन में, जैसे इंडिया में है, बहुत सारे रिलीजन हैं और उनको फॉलो करने वाले उनसे जुड़े लोग हैं। हर रिलीजन की अपनी अपनी नियम और कार्यप्रणाली या व्यवस्था है कि इस धर्म के लोग इस तरह से मानेंगे, लेकिन ध्यान से अगर आप देखो तो हर रिलीजन सिखाता है कि आपको किस तरह कार्य करना है, नैतिकता का पाठ देता है या निश्चित नियमों के जरिए जीवन जीने का संदेश देता है। और अगर हम बात करें नैतिकता की, नैतिकता का तात्पर्य क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है करना, क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें धर्म सिखाता है। तो धर्म समाज में, प्रत्येक समाज में अगर आप देखो, नियमों और नैतिकता को कायम रखने का माध्यम है। तो ठीक उसी तरह नूपे जनजातियों में भी धर्म इसी तरह कार्य करता था। और इस बुक में एसएफ नाडेल ने बताया है या दिखाया है कि धर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो सोशल सिस्टम को बनाए रखता है। तो सिंपल शब्दों में धर्म समाज में नैतिकता, एकता और अनुशासन को बनाए रखता है। और एसएफ नाडेल के अनुसार रिलीजन बराबर सामाजिक एकता, नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने का साधन। और इसके बारे में उन्होंने अपनी फेमस बुक नूपे रिलीजन में बताया हुआ है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।